तो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो आज हम क्लास 10 का टाइप मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसका पहला प्रश्न है, निम्न में परिमेय संख्या क्या है। तो दोस्तों, परिमेय संख्या के लिए कुछ शर्तें होती हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या की क्या क्या शर्तें होती हैं, इस पर बात करते हैं। पहली बात यह है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। पहली शर्त यह है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, और जहां जहां हमारा जो q है वो शून्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक शर्त यह है। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उस परिमेय संख्या में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। उसमें स्क्वायर रूट को हम हटा सकते हैं जिनमें से आसानी से। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात उनका जो दशमलव प्रसार है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसा कि हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे होते हैं। जैसे कोई संख्या इस टाइप की है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, परंतु संख्या ऐसी है 1.27, इसके ऊपर बार लग रहे हैं इसे, या फिर ये संख्या 1.272727 ऐसे रिपीट हो रही है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तब जो ये संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, और इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये एक परिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। एक बात और है कि पाई जो होता है, पाई ये अपरिमेय संख्या होती है। पाई को हम हमेशा क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी समझना है हमें। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है √5, दूसरा ऑप्शन है √4, तीसरा ऑप्शन है पाई, चौथा ऑप्शन है 2 + √5। इसमें से छांटना है हमें कि परिमेय संख्या कौन सी है। अब मैंने अभी क्या बताया, मैंने ऐसा बताया अगर वो परिमेय संख्या है तो उसमें अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो पहली संख्या में से हम अंडर रूट नहीं हटा सकते हैं, तो वो √3 ही रहेगा। इसका मतलब इसमें स्क्वायर रूट है, ये अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात पाई के बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद 2 तो परिमेय संख्या की, उसमें रूट नहीं है। साथ में √5 है, √5 से रूट को हटा नहीं सकते, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब बचा √4। √4 क्यों परिमेय संख्या है? अगर हम √4 को हल करेंगे तो √4 का उत्तर आता है 2, क्योंकि √4 2 का स्क्वायर होता है। इसमें से अंडर रूट हटाया जा सकता है और 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। और q इज नॉट इक्वल टू, इसमें शून्य भी होता, q का मान 0 नहीं होता, इसलिए जो √4 है यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि समीकरण युग्म में 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। हमारे पास कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे हमारे पास पहले इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 है। इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण हैं। तो पहली शर्त क्या होती है, अगर a1/a2 ये बराबर हो जाए b1/b2 के, ये बराबर न हो b1/b2 के, तो इस दशा में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। मतलब
जो दो रेखाएं होंगी, जिन दो रेखाओं की हमने समीकरण लिखी है, ये पहली रेखा की समीकरण है और ये दूसरी रेखा की समीकरण है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आई। पहली शर्त। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त ऐसा है, अगर a1/a2 ये बराबर हो जाता है b1/b2 के, ये बराबर b1/b2 हो, लेकिन ये बराबर न हो c1/c2 के। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन वो बराबर c1/c2 के नहीं है, तो इस दशा में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। इस दशा में रेखाएं समांतर होती हैं, यह हमारी दूसरी शर्त है। ठीक है। और अगर तीसरी शर्त की मैं बात करूं, तो तीसरी शर्त क्या है, अगर a1/a2 ये बराबर आ जाए b1/b2 के और वो बराबर हो जाए c1/c2 के, तो इस दशा में जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। इस दशा में प्यारे भाइयों जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती। अब हम प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्या है, कुछ हमें समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण है 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने समांतर होने का प्रतिबंध अभी क्या सीखा कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इस दशा में रेखाएं होती हैं समांतर। तो हमने क्या करने हैं, जो दी हुई इक्वेशन है हमारे पास, दी हुई इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, तो इन दोनों से हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं a1/a2, a1/a2, a1 6 है और a2 यहाँ k है। ठीक है। इसके बाद b1/b2, b1/b2, b2 -3 है, b1 सॉरी, और b2 जो है वो -1 है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3/1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या किया जा सकता है, अब शर्त ये है कि a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है। अब इसको तो छोड़ देते हैं इस हिस्से को, तो हम चलते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 से। इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इन दोनों के मान रखते हैं। जो हमारे पास a1 है, a1/a2 6/k है, तो इसको तो हमने लिख दिया 6/k। और जो b1/b2 है वो 3/9 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 3/1 ऐसे। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 6 × 1, इसके साथ, तो ये हो जाएगा k × 3 ऐसे। तो k × 3 का मतलब 3k और 6 × 1 का मतलब 6 है। यहाँ से k निकाला जा सकता है, k = 6/3, यानी k = आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न का जो हल है, आंसर है, वो 2 होना चाहिए। इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इस पर बात करते हैं। किसी प्रायिकता के लिए, प्रायिकता के लिए जो आवश्यक शर्त है मेरे दोस्तों, वो क्या है? पहली बात, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है। प्रायिकता को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। दूसरी बात, प्रायिकता को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न भी सम भिन्न की बात होती है यहाँ पे। विषम भिन्न के रूप में प्रायिकता नहीं होती है, सम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरी शर्त यह है कि प्रायिकता दशमलव में भी हो सकती है। प्रायिकता को हम दशमलव में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात तीसरी बात यह है तीसरी बात यह है कि प्रायिकता का मान 1 से
अधिक नहीं होना चाहिए। राइट का मान एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक नियम है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में। इतनी सारी चीजें हमने सीखी, प्रश्न में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है? पहली बात है 1/3। 1/3 एक सम भिन्न है। 1/3 सम भिन्न है, तो ये किसी की प्रायिकता हो सकती है, ये बात तो ठीक है। 15%, मैंने अभी बताया कि प्रतिशत में भी प्रायिकता हो सकती है, दशमलव में भी प्रायिकता हो सकती है। केवल प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऋण 2 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती। इस बात का ध्यान रहे कि ऋण 2 अगर कहीं पर लिखा है, ऋणात्मक अगर कहीं पर प्रायिकता है, तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती। ऐसी चौथा प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी को मालूम होना चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। कहीं कहीं पे हमसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का हाफ, ये होता है। दूसरी बात हमें और क्या मालूम होना चाहिए, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप, जो क्लास 10th में काफी पूछा जाता है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस डी। पाई आर प्लस डी, पाई आर ये अर्धवृत्त की परिधि है, और डी जो है वो अर्धवृत्त का व्यास होता है। तो पाई आर में अगर अर्धवृत्त की परिधि में अगर हम व्यास को जोड़ देते हैं तो हमें परिमाप मिलता है। तो इस प्रकार से 3 मेन फॉर्मूले हैं जो वृत्तों से संबंधित पूछे जाते हैं क्लास 10th में। उनमें से एक प्रश्न ये भी है, आर त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर त्रिज्या आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसको ध्यान में रहे ये बात। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अब इस प्रश्न का आंसर देने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं, इस बात पर आते हैं। दोस्तों, वृत्त होता है किसी बिंदु के, किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर चला गया बिंदुओं का पथ। किसी वृत्त के चारों ओर चला गया बिंदुओं का पथ, किसी वृत्त के चारों ओर चला गया बिंदुओं का पथ, किसी वृत्त के चारों ओर चला गया बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त एक तरीके से बिंदुओं का पथ है। मतलब जो वृत्त होता है वो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें अनगिनत बिंदु है, अनगिनत बिंदु, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है वृत्त। और जो निश्चित बिंदु होते हैं, जिसको मैं निश्चित बिंदु कह रहा हूं, इस निश्चित बिंदु को बोलते हैं वृत्त का केंद्र। तो ये वृत्त का केंद्र है। बाकी ये जो डॉट 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 करके इस केंद्र के चारों ओर चल रहे हैं, ये ये अनगिनत बिंदु है। ठीक है, तो वृत्त जो होता है दोस्तों, वो एक तरीके से वे ऑफ पॉइंट से है। मतलब बिंदुओं का पथ, बिंदुओं का पथ। वृत्त जो होता है वो बिंदुओं का पथ होता है। मतलब इसमें अनेक बिंदु होते हैं। अब स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है? स्पर्श रेखा की परिभाषा ये है, इन अनगिनत बिंदुओं में से, इन अनगिनत बिंदुओं में से एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा, केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। उस रेखा का नाम होता है स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश नेम इसका टेंजेंट है। अब एक बिंदु को एक रेखा टच कर रही है। अब मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं कि वृत्त पर जो होते हैं वो अनगिनत बिंदु होते हैं,
और एक बिंदु तो एक रेखा टच कर रही है, तो अनगिनत बिंदुओं तो कितनी रेखा टच करेगी, अनगिनत बिंदुओं तो अनगिनत रेखाएं टच करेंगी। तो इससे ये साबित होता है कि किसी बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है। स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर बाहर कोई बिंदु है, मान लिया जाए ये बिंदु बाहर था हमारे पास, बाहर बिंदु P है, तो इस P से एक बिंदु और टच हो सकता है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो किसी बाह्य बिंदु से, वैसे डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई बाह्य बिंदु है तो उस बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद छठा प्रश्न क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्य ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, अब हम कक्षा 9th में भी पढ़ते हैं और कक्षा 10 में भी शून्यकों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक बहुपद है। तो हमने इसमें क्या करना है, शून्यकों के लिए अब शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, ये जो बहुपद है इसका मान शून्य हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर शून्य दिखा देने हैं इसे, ठीक है। माइनस थ्री तो इस तरफ ले जाने हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस थ्री हो जाएगा इधर जाके, और स्क्वायर इधर भेजने पर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और साथ में हो जाएगा रूट थ्री। तो इसके जो शून्य हैं, शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य, अगर हमें शून्य लिखने हैं तो इसके जो शून्य होंगे, शून्य वो हो जाएंगे प्लस रूट थ्री तथा माइनस रूट थ्री। ये हमारा आंसर होगा, प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस थ्री हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब हम nवें पद को an से दर्शाते हैं, और an बराबर हमें दिया हुआ है 2n प्लस थ्री। an बराबर है 2n प्लस थ्री, an 2n प्लस थ्री। अब एक बात का इसमें ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि अगर हम n की जगह 1 रख देते हैं तो a1 मिलता है हमें, और a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ये n 1 हो जाएगा ऐसे, प्लस थ्री, इस प्रकार से। तो यहाँ से a1 बराबर दो एकम दो धन तीन, तो a1 बराबर 5 आ जाता है ऐसे। तो a1 का मतलब है AP का प्रथम पद, a1 मीन्स AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ये प्रथम पद हो जाएगा। लेकिन हमसे पहला पद नहीं पूछा जा रहा है, हमें nवां पद दिया है an इज इक्वल टू 2n प्लस थ्री, ये nवां पद है। और हमें पूछा जा रहा है 10वां पद, यानी हमें a10 पूछा जा रहा है। a10 इज इक्वल टू जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रख देना है ऐसे, प्लस थ्री, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 धन तीन, तो 20 में तीन जोड़ेंगे तो दोस्तों जो ये AP है, इस AP का 10वां पद 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, यदि 10a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 है। तो हमें क्या साबित करना है, a प्लस बी बराबर 90 है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया है, हमें क्या दिया है, हमें ऐसा दिया हुआ है कि 10a इक्वल टू cot b दे रखा है इसने, इस प्रकार से 10a बराबर cot b है हमारे पास ऐसे। तो एक काम कर सकते हैं, इस 10a को चेंज कर देते हैं इस तरफ। 10a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए 10a होता है, cot 90 माइनस ए 10a, और cot b तो इधर कुछ नहीं करने हैं, cot b। अब ये cot और cot दोनों सेम फंक्शन है, ठीक है, दोनों एक जैसी ही चीज है, और दोनों बराबर बराबर है, बीच में बराबर है। इतना जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ से cot को हटा सकते हैं, हम केवल कोणों को बराबर दिखा सकते हैं, 90 माइनस ए बराबर बी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जो a है इसको इस तरफ ले चलेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर 90। तो यही हमें साबित करना था इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन कह रहा था ए प्लस बी बराबर 90 दिखाओ, तो ए प्लस बी बराबर 90 हम इस प्रकार से ला सकते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है हमें कुछ निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 और 40, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी आंकड़े हमें दिए हैं सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा इसमें 20 है, तो सबसे पहले 20 लिख दिया। फिर इससे बड़ा जो है 25 है, 25 लिख दिया ऐसे। 25 से बड़ा जो है 28 है, 28 लिख देना है। 28 से बड़ा 29 है, 29 लिख दिया। 29 से बड़ा फिर 33 है, 33 लिख दिया। फिर 38 है, 38 भी लिख दिया। 38 के बाद फिर 40 है, फिर 42 है और लास्ट में है 43 से। पहले सारे जो अंक दिए हुए हैं हमें, जो आंकड़े दिए हैं उन सभी आंकड़ों को हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद इनको गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं। मतलब जो n है वो बराबर 9 है। अब n जो 9 है वो एक विषम संख्या है, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या n का मान विषम संख्या होता है तब जाके जो माध्य होता है, माध्यक, वो बराबर हो जाता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। अब n क्या है, n अभी हमने 9 निकाला है, तो 9-1/2 वां पद। ठीक है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10/2वां पद हो जाएगा। 10/2वां पद यानी 5वां पद। 10 में दो का बाद 5 बार लग जाएगा तो 5वां पद। ठीक है, अब इसका 5वां पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5वां पद जो है इसका 33 है, इधर से भी 1 2 3 4 5, 33। तो इसका माध्य प्यारे भाइयों वो 33 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का होगा उत्तर है इसे। ठीक है, तो ये इस पेपर के 9 क्वेश्चन हमने संपन्न कर दिए हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारे पास, अगला प्रश्न इसका, अगला प्रश्न ये है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। हमारे पास है भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:9 है ऐसे। भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9। अब हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक सूत्र होता है यहाँ भी, वो होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, और इसका हो जाएगा वर्ग से, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो हमारे पास भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इसका हम वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16:81। तो अच्छा प्रश्न है, बन भी सकता है बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 9x² -3x -20 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण है हमारे पास, द्विघात समीकरण है हमारे पास 9x² -3x-20 = 0। ऐसा हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो अगर द्विघात समीकरण है तो पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा, यानी 9 और 20 को गुणा करेंगे हम, और ये हो जाएगा 20×9 180।
880 के दो गुणनखंड जिनको गुणा करेंगे तो 880 आएगा, गुणा करने पर 880, और दोनों को घटा देंगे तो 3 आएगा। मेरे ख्याल से वो होती है 15 गुणा 12, 15 और 12 को गुणा करेंगे 880, और 15 में से 12 को घटा देंगे तो ये 3 बचेगा ऐसे। तो ये प्रोसेस हमने करनी है, ठीक है। यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 3x की जगह लिखना है 15x, इधर लिख देने हैं 12x, ऋण 20 बराबर 0 से। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 15x से, इसका धन अलग कर दिया तो 12x से ऋण 20 बराबर क्या हो जाएगा 0 से। यहाँ से 3 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, 3 बाहर, तो इधर बची, सॉरी 3 के साथ x से भी बाहर हो सकता है, x से दोनों जगह है। 3 का भाग 9 में 3 बार, x से 2 बार है, एक बार बाहर एक बार इधर, 3 का भाग 15 में 5 बार, और ये जो x था वो बाहर, इस टाइप से। ऐसे ही इसमें 4 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो 4 को बाहर कर सकते हैं, x से दोनों में नहीं है इसलिए x बाहर नहीं आएगा। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3x से, और 20 में जाता है 5 बार, -5 बराबर 0 से। तो 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 दो बार है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे ऐसे 3x माइनस 5, और अगला ब्रैकेट लगाएंगे, उस ब्रैकेट में 3x प्लस 4 कर देंगे, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके 0 आ रहा है, आंसर तो 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को 0 दिखाना पड़ेगा। या तो हमारा 3x माइनस 5 बराबर 0 होगा, या फिर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है ऐसे। -5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 5, या यहाँ से 3x इक्वल टू +5 उस तरफ जाएगा, -4 हो जाएगा ऐसे, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से अगर हम x से निकालें तो x बराबर आ जाएगा 5/3, और यहाँ से अगर मैं x से निकालूं तो ये आ जाएगा -4/3। तो इसके जो मूल होंगे, मूल वो बराबर हो जाएंगे 5/3 और ऋण 4/3। ये आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसी का अथवा वाला भी बड़ा सरल है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न के लिए प्रथम पद है, प्रथम पद हम जिसको क्या बोलते हैं ए बराबर 3 है। इसके बाद हम इसका सार्वंतर निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस से डी, वो बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये बराबर आ जाएगा 5 ऐसे। तो आप जो 78 कौन सा पद है देते हैं, तो हम लिखेंगे माना इस एपी का एनवा पद, माना एपी का एनवा पद 78 है, अर्थात एपी के एनवे पद को ए एन बोलते हैं, और ए एन बराबर हो जाएगा 78 ऐसे। ठीक है, अब बचा एन जो हमें निकालना है कि इसमें कितने पद हैं, तो फॉर्मूले में आते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 78 लिखना है, ए जो है वो 3 है, एन मालूम नहीं है, और डी है 5 ऐसे, डी की जगह 5 हो जाएगा इस प्रकार से। +3 है, इधर आके -3, 78 -3 इक्वल टू इधर बचा n माइनस 1 इंटू 5, इस प्रकार से। तो हम 78 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 75, ये गुणा है इस तरफ आएगा, भाग हो जाएगा बराबर n माइनस 1 ऐसे। ठीक है दोस्तों, 5 का बार लगा देते हैं इसमें, कितनी बार 15 बार, बराबर n माइनस 1, इस प्रकार से। तो ये -1 है, इस तरफ लाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, तो 15 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो वापस हमें लिखना पड़ेगा कि एपी का 16वां पद, एपी का 16वां पद 78 है, तो इस एपी का जो 16वां पद होगा वो 78 होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना बहुत है आज के लिए, तो बाकी हम कल दोबारा मिलेंगे इससे आगे।
फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खूब जम के पढ़ाई कीजिए।